हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फॉर्म फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्यूरी लॉ। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो हम स्टडी कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डाया, पैरा एंड फेरो। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्यूरी लॉ के बारे में। तो हमारे पास एक्चुअल में क्यूरी लॉ क्या होता है। सबसे पहले तो जो क्यूरी जो लॉ जो है वो मैरी क्यूरी ने ये लॉ दिया था। तो ये लॉ हमें क्या बताता है? ये लॉ हमें बताता है कि जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया कि जितने अमाउंट में हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ाते हैं, उतनी अमाउंट में उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज होती चली जाती है इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म तो होता ही नहीं है मैग्नेटाइज। तो लास्ट वीडियो से हमें क्या पता चला कि जितने अमाउंट में आप इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स को इंक्रीज करोगे, उतनी अमाउंट में ये जो इंटेंसिटी जो मैग्नेटाइजेशन जो है ये आपकी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ओके, उतनी ज़्यादा अमाउंट में अपने आप को अलाइन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो मैग्नेटाइज होने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसको लिखते हैं तो आपके पास जो वैल्यू जो आती है I/H दैट इज इक्वल टू चाई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो हमारे पास वैल्यू आती है, ये हम पहले बता चुके हैं इसके बारे में। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज इक्वल टू I/H। अब ये हमें क्या बताता है, ये जो लॉ जो है ये हमें क्या बताता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ आप मिस कर रहे हैं। ये बात तो ठीक है कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स पे डिपेंड करती है पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। जितने अमाउंट में आप इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स को इंक्रीज करोगे, उतने अमाउंट में आप इसको बढ़ा सकते हैं। उतने अमाउंट में वो ज़्यादा वो एटम जो डायपोल जो एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखने को मिलेगा और उतना ही ज़्यादा वो मैग्नेटाइज हो सकता है। इसलिए उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन वो क्या कहता है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है एक फैक्टर पे और डिपेंड करती है। जो मैम क्यूरी जी ने जो बताया कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो एक फैक्टर पे और डिपेंड करती है। वो फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। जैसा कि हमने थोड़ा बहुत इसका आइडिया दिया था लास्ट वीडियो के अंदर कि पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाते हो तो उस केस में वो उनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो अपनी लॉस कर देते हैं। तो ये बात मैम क्यूरी ने ही बताई थी। उन्होंने बताया कि ये इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन जो हमारे पास टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर के यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितने अमाउंट में आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हो, उतनी उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। जो आपके पास ये जो डायपोल जो आप अलाइन कर रहे थे एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ H के ऊपर, अगर आप इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वो जो एक डायरेक्शन में अलाइन है उनको एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं करके उनको रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी जो मैग्नेटाइज होने की वो कम होती चली जाती है। यही बताता है हमें क्यूरी लॉ। तो हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, मैम क्यूरी ने जो बताया, एक तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H के, दूसरा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के। इन दोनों फैक्टर्स को जब हम इकट्ठा लिखते हैं तो क्या आएगा? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H/T के। या I जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? चाई एम, ये हम पहले देख चुके हैं। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H/T के। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H तो इधर आ जाएगा ना, I/H। ये आपके पास था I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H/T के, या I/H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के। तो I/H हमारे पास क्या होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के। जितने अमाउंट में टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती चली जाती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब यही चीज, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू I/H। और H फिक्स है, H जो आपने जितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई कर रखा है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उस टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती चली जाती है। विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेज इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिक तो डिपेंड ही नहीं करता टेम्परेचर। तो यहाँ से जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज इक्वल टू C। इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं क्यूरी कांस्टेंट। यहाँ पर C जो है वो आपके पास है क्यूरी कांस्टेंट। क्यूरी कांस्टेंट वैल्यू जो है, इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन सभी मटेरियल के लिए कांस्टेंट नहीं रहती है। मतलब कहने क्या क्या है
ये जो वैल्यू जो है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। क्यूरी कांस्टेंट की जो वैल्यू जो है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है। आयरन के लिए अलग है, और जैसे सिल्वर के लिए अलग है, सॉरी सिल्वर तो आपका डाया हो गया, आयरन के लिए अलग है, और आपके पास जैसे एल्यूमिनियम के अलग अलग है। तो उन सब उनके लिए है तो कांस्टेंट, आयरन के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जितना टेम्परेचर चाहे कितना भी हो, क्यूरी जो कांस्टेंट है वो वही रहेगा, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है। एक मटेरियल के लिए फिक्स रहती है क्यूरी कांस्टेंट, चाहे टेम्परेचर चाहे जितना भी हो, इंडस्ट्रियल मेडिटेशन कुछ भी हो, एच चाहे कितना भी अप्लाई कर रखा हो, क्यूरी कांस्टेंट उस मटेरियल के लिए वही रहेगा। लेकिन अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसकी आपकी वैल्यू मिलेगी नहीं कहीं, इसको ढूंढने लग जाओ कि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अलग अलग मटेरियल के लिए वैल्यू अलग अलग होती है। क्यूरी कांस्टेंट जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल किस नेचर का है। ओके, तो यहां से अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें, हमारे पास जो वैल्यू जो आई, अगर थोड़ा ग्राफ प्लॉट करना चाहें, दैट इज इक्वल टू चाहे एम इज इक्वल टू सी बाई टी या 1/t, तो आई बाई एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी के, या आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी के। तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ इनके बीच में, बिटवीन आई एंड एच बाई टी, एच को मैंने कर दिया फिक्स। कोई आपके पास डायमेटिक सब्सटेंस है, फेरोमेटिक सब्सटेंस है, उसको आपने किसी सोलोइड में रख दिया, सोलोइड के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है पर यूनिट लेंथ वो 50 है, और जो करंट जो आपने अप्लाई कर रखा है वो आपने अप्लाई कर रखा है 5 एम्पियर। तो ये वही है, करंट 5 एम्पियर ही रहेगा। तो ये चीज कांस्टेंट रहेगी, तो हमारे पास जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू एन आई, वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस एच को कांस्टेंट रख के हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कराया, सॉरी उल्टा बता दिया थोड़ा सा। हमने क्या किया, यहां पर इस टेम्परेचर को तो रखा कांस्टेंट, हम थोड़ा सा बिहेवियर देखने की कोशिश कर रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल का। टेम्परेचर को तो रखा कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू के ऊपर, मान लीजिए जितना भी रख लिया आपने, 100 केल्विन टू सॉरी 300 केल्विन 400 केल्विन, टेम्परेचर को रखा कांस्टेंट, और फिर आप इस एच को बढ़ाते जा रहे हो। हम यहाँ पर थोड़ा एच का वेरिएशन देख रहे हैं, जैसे जो आपने सोलेनोइड लिया था उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन, करंट आई को जब आप बढ़ाओगे तो एच भी बढ़ेगा, बिकॉज एच इज इक्वल टू एन आई। तो जब आप एच को बढ़ाओगे और टेम्परेचर आपने एक वैल्यू फिक्स रख ली, तो कुछ इस टाइप का हमें ग्राफ देखने को मिलेगा इनके बीच में, इस टाइप से ऐसे। टेम्परेचर जो कांस्टेंट रखा उसकी वैल्यू कम ही होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए। हाई वैल्यू पे तो वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर देगा। टेम्परेचर जो कम होना चाहिए, कम वैल्यू पे टेम्परेचर को फिक्स किया किसी भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। उसके बाद हमने एच को बढ़ाया, एच को बढ़ा करके हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आता है, एच को बढ़ाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आता है, जैसे जैसे एच बढ़ रहा है टी तो कांस्टेंट हो गया, जैसे जैसे एच बढ़ रहा है आई भी बढ़ता जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। कहां तक बढ़ेगी, एक पॉइंट तक बढ़ेगी, यहां तक। इस पॉइंट के ऊपर जा करके फिर उसकी इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद उसकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब जितना वो मैग्नेटाइज होना था उतना हो चुका। उसकी भी एक लिमिट है, चाहे वो भले ही पैरा या फेरो हो, ये नहीं कि आप अप्लाई करते जा रहे हो करते जा रहे हो, वो होता जाएगा। हाँ होगा, जितना होना था उतना हो चुका। उसके बाद आप चाहे कितना भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद वो मैग्नेटाइज नहीं होगा। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का वेरिएशन देखने को मिल जाता है। अब थोड़ी बात करते हैं तो जो मैम क्यूरी जो थी, मैरी क्यूरी जो थी, उन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला, एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री के लिए। तो फिजिक्स में जो रेडिएक्टिविटी जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रेडिएशन जो है, बैकवर्ल जो रे जो देखने को मिली थी, उसी को ही थोड़ा उन्होंने और ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। फिजिक्स के लिए तो उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 1903 में, और साथ के साथ उन्हें केमिस्ट्री में भी मिला था 1911। केमिस्ट्री में भी उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। जो आप जो एलिमेंट जो पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, रेडियम एंड पोलोनियम, वो भी उन्हीं की देन है। रेडियम एंड पोलोनियम जो डिस्कवर जो किए थे वो मैरी क्यूरी ने ही डिस्कवर किए थे। और इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ मैटर वगैरह, ये भी उनका भी, उसमें भी उस फील्ड में भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था।
तो अब हम बात कर रहे थे क्यूरी लॉ के बारे में। तो ये जो लॉ जो दिया मैम क्यूरी ने, दैट इज इक्वल टू चाई एम इज इक्वल टू सी बाई टी, ये जो लॉ जो है अप टू क्यूरी टेम्परेचर ही वैलिड है। मतलब ये आप इसके एक तरीके से लिमिटेशन बोल सकते हो, ये जो लॉ जो है वो अप टू क्यूरी टेम्परेचर ही वैलिड है। मतलब सबसे पहले अब क्यूरी टेम्परेचर को समझिए। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर जा करके जो मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस कर देते हैं, खत्म हो जाती है उनकी। उस प्रॉपर्टीज, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं क्यूरी टेम्परेचर का। मतलब कहने का उस टेम्परेचर के ऊपर वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। जैसे हमारे पास जो आयरन जो है, आयरन का जो हमारे पास जो क्यूरी टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 1043 केल्विन है। अगर आप आयरन को 1043 केल्विन अगर आप टेम्परेचर दे दोगे तो वो अपनी सारी की सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लॉस कर देगा। मतलब कहने का वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं रह करके वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। ओके, तो ये जो लॉ जो था वो अप टू क्यूरी टेम्परेचर ही वैलिड था, क्यूरी टेम्परेचर तक ये लॉ वैलिड था। क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर कुछ अलग टाइप का फिनोमेना देखने को मिलता है। ये बात तो ठीक है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसकी इंटेंसिटी जो है, सॉरी उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो कम होती चली जाएगी। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा है जिस टेम्परेचर पे जा करके वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं रह करके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या देख रखा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो उसके बाद हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि अब भी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो अब भी उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो उस क्यूरी टेम्परेचर के बाद आपको अलग वेरिएशन देखने को मिलता है, तो वहां पर जाकर ये फेल हो जाता है। तो ये लॉ जो ओबे होता है अप टू क्यूरी टेम्परेचर। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, क्यूरी टेम्परेचर मतलब जो न्यूमेरिकल वगैरह आप करेंगे इसी के बेसिस के ऊपर करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ। फर्दर जो इसको मॉडिफाई जो किया, इस लॉ को जो मॉडिफाई किया पेरी अर्नेस्ट विस नाम के साइंटिस्ट ने, जिसने डोमेन थ्योरी जो दी थी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जो एक्सप्लेन हमने किया था लास्ट वीडियो में, उन्होंने इस लॉ को मॉडिफाई किया। और इस लॉ को मॉडिफाई करके उन्होंने एक दी वैल्यू आपको कि जो एग्जैक्ट वैल्यू जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वो ये नहीं है, बल्कि आपके पास ये है चाई एम इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी। ये वैल्यू है आपके पास, वेयर टी सी इज द क्यूरी टेम्परेचर। ये आपके पास क्यूरी टेम्परेचर है। जिस भी मटेरियल के लिए आप देख रहे हैं, जैसे हमने बताया आयरन के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू है 1043 केल्विन है। टी वो टेम्परेचर है जितना आपने उसका कर दिया। करने का मतलब आपने 2000 केल्विन उसका टेम्परेचर कर दिया। तब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, चाहे एम इज इक्वल टू सी बाई टी, सीधा सीधा टेम्परेचर आपने यहाँ पर 2000 लिख दिया ना। अगर आपके पास आयरन का केस है, उस केस में आप क्या करोगे, अगर टेम्परेचर 2000 केल्विन है, टेम्परेचर अगर 2000 केल्विन गिवन है, तो उस केस में आपके पास ये जो लॉ जो है वो फेल हो जाएगा, हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये अप टू क्यूरी लॉ, ये अप टू क्यूरी टेम्परेचर तक ही वैलिड है। मतलब अगर ये 1043 केल्विन तक अगर आपको न्यूमेरिकल में टेम्परेचर गिवन है, तब तक आप इस लॉ को अप्लाई करेंगे। उसके ऊपर अगर आपको टेम्परेचर गिवन है, तब ये इस टाइप से ओके होगा। मतलब अब आपके पास जो भी वैल्यू आएगी 2000, जैसे फॉर एग्जांपल 2000 माइनस 1043, ये जितनी भी आएगी आपके पास अप्रोक्सीमेट C बाई 900 जितनी भी आती है, अब इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो ये था हमारे पास क्यूरी। तो इन दोनों का कंबाइन जो नाम दिया जाता है उसको हम नाम देते हैं क्यूरी-विस लॉ। क्यूरी-विस लॉ पहले मैम क्यूरी ने दिया था, वो अप टू क्यूरी टेम्परेचर वैलिड था। उसके बाद पेरी अर्नेस्ट विस ने उसको मॉडिफाई किया और फिर ये लॉ दिया। ओके, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए कर लेते हैं। प्रॉब्लम आपके सामने लिखी हुई है, तो मैं चाहूंगा आप पहले इनसे खुद से ट्राई करके देखिए, अगर नहीं आती है तो वीडियो की हेल्प लीजिए। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास क्या है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन इज 1.2 into 10⁻⁵। आपको ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू गिवन है मैग्नीशियम के लिए 300 केल्विन पे एट टेम्परेचर 300 केल्विन। 300 केल्विन पे मैग्नीशियम की जो ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.2 into 10⁻⁵।
आपने बताना है एट व्हाट टेम्परेचर विल द ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू 1.44 इंटू 10⁻⁵। कितने टेम्परेचर पे उसकी ससेप्टिबिलिटी 1.44 इंटू 10⁻⁵ के इक्वल हो जाएगी। आपने बताना है कितने टेम्परेचर पे। तो इतने टेम्परेचर पे उसकी ससेप्टिबिलिटी इतनी है, T1 नाम दे दूं, T1 पे इतनी है Chi1 दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁵। T2 आपने निकालना है कितने टेम्परेचर पे उसकी ससेप्टिबिलिटी इतनी हो जाएगी। तो देखिए अभी अभी हमारे पास क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग जो रिलेशन आया था, तो आप ये यूज कर लीजिए, ये यूज कर लीजिए। तो हम बता सकते हैं, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, Chi1 इज इक्वल टू, या तो इसकी हेल्प ले लीजिए या इसकी, तो ऐसे हमारे पास है नहीं, आई भी नहीं है, तो हम इसी की हेल्प ले लेते हैं। टेम्परेचर है हमारे पास, Chi_m है, तो ये यूज कर सकते हैं, Chi_m इज इक्वल टू C/T। तो जिस टाइम पे टेम्परेचर T1 था उस टाइम पे आपके पास जो वैल्यू जो थी, Chi_1 कितनी थी, 1.2 इंटू 10⁻⁵ दैट इज इक्वल टू C/T1। या तो आप यहां से C की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, आपको क्यूरी कांस्टेंट की वैल्यू पता लग जाएगी, या सीधा कर लीजिए एट टेम्परेचर T2 Chi2 किसके इक्वल होगी, C/T2 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि क्यूरी जो कांस्टेंट जो है वो सेम मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है। तो इसी टेम्परेचर के लिए हम देख रहे हैं, ये भी मैग्नीशियम के लिए है और इस टेम्परेचर पे भी मैग्नीशियम है, तो क्यूरी कांस्टेंट आपका सेम ही रहना है। तो यहाँ से सीधा फाइंड आउट कर लीजिए। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Chi1/Chi2 इज इक्वल टू C/T1 डिवाइड बाई C/T2, T2/T1, या T2 इज इक्वल टू Chi1/Chi2 इंटू T1। तो Chi1 कितना है मेरे पास 1.2 इंटू 10⁻⁵, Chi2 कितना है मेरे पास 1.44 इंटू 10⁻⁵, और T1 कितना है 300 केल्विन। इसे सोल्व कीजिए, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी आपके पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 250 केल्विन। चेक करके मेरे को बताइए इतना ही आता है या कुछ और आता है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट को जरा स्टडी कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फॉर ए मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी गिवन है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स गिवन है। आपके पास कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। एल्यूमिनियम एट 280 केल्विन एक्वायर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 4.8 इंटू 10⁻² एम्पियर पर मीटर। एल्यूमिनियम जो है 280 केल्विन के ऊपर इतनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक्वायर कर लेता है। क्या गिवन है आपको, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी गिवन है, H की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। टेम्परेचर कितना है 280 केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी है 4.8 इंटू 10⁻² एम्पियर पर मीटर। जरा मीनिंग समझ लीजिए, स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। आपके पास एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम का आपने सोलोइड में रख दिया, सोलोइड में रखा, उसका टेम्परेचर जो था वो 280 केल्विन था एल्यूमिनियम का, और करंट जो पास हो रहा था उसकी वजह से दैट इज इक्वल टू H इज इक्वल टू Ni, उसकी जो H की जो वैल्यू थी वो इतनी थी 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। तो उस टाइम पे जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो आपको देखने को मिला वो इतना देखने को मिला। ओके, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम एट 280 केल्विन। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बतानी है आपने एल्यूमिनियम के लिए, कितने टेम्परेचर पे 280 केल्विन पे। तो बता दीजिए, ये आपके पास फॉर्मूला रहा, या तो ये यूज कर लीजिए Chi_m इज इक्वल टू C/T या Chi_m इज इक्वल टू I/H। तो I और H तो हमारे पास I और H भी है और T भी है, लेकिन C नहीं है, आपके पास C नहीं है। तो C नहीं है तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, या फाइंड आउट कर लीजिए अगर करना चाहो तो। अगर इससे फाइंड आउट करना चाहो C/2 इज इक्वल टू I/H, I भी है, H भी है, T भी है, C की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बात एक ही लंबा चौड़ा हो जाएगा, सीधा हम इसी का यूज कर लेते हैं Chi_m इज इक्वल टू I/H। ओके, क्योंकि ये हमें जो I जो देखने को मिला है वो इतने ही टेम्परेचर पे देखने को मिला है 200 केल्विन, 280 केल्विन पे ऊपर आपने इतना मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया तब हमें इतनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन देखने को मिला है। तो बता सकते हैं कितनी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होगी एट 280 केल्विन, 4.8 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³
तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आपके पास हो गया I by H, ओके 2.4 इंटू 10⁻⁻1, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2.4 इंटू 10⁻⁻1। अब वो आगे आपसे कह रहा है अगर आप उस मेटल का टेम्परेचर जो है वो 320 केल्विन कर देते हैं। अब क्या कह रहा है, उस मेटल का टेम्परेचर आपने 320 केल्विन कर दिया, तो उस केस में बताइए व्हाट विल बी इट्स ससेप्टिबिलिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उस केस में उसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, ये आपने बताना है। तो फिर से यही वाला केस बन गया, लास्ट वाला जो हमने किया था, फिर से वही आप अप्लाई करोगे। चाहे m इज इक्वल टू सी बाई टी, चाहे m डैश इज इक्वल टू सी बाई टी डैश। तो यहां से दोनों को डिवाइड करके सोल्व करोगे तो चाहे m डैश की वैल्यू आ जाएगी एट टेम्परेचर 320 केल्विन। जितनी भी आएगी आप मेरे को सोल्व करके बताएंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे चाहे m डैश लिखूंगा तो मैं सी बाई टी डैश, चाहे m जो आया था मेरे पास सी बाई टी, क्यूरी कांस्टेंट सेम मटेरियल के लिए सेम रहेगा, तो चाहे m डैश बाई चाहे m इज इक्वल टू सी बाई टी डैश डिवाइड बाई सी बाई टी, सी से सी कैंसिल, तो चाहे m बाई चाहे m डैश बाई चाहे m जो हमारे पास इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, चाहे m डैश बाई चाहे m इज इक्वल टू टी बाई टी डैश। तो टी कितना था हमारे पास 280 केल्विन और ये कितना था 320 केल्विन। तो चाहे m डैश क्या हो जाएगा आपके पास 28/32 मल्टीप्लाई बाई चाहे m, जो भी आपके पास वैल्यू आई थी एट टेम्परेचर 280 केल्विन। पुट करके सोल्व करके बताइए मेरे कितनी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी पूछ रहा है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बता दीजिए। आपके पास चाहे m इज इक्वल टू I बाई एच यूज कर सकते हैं, तो चाहे m डैश इज इक्वल टू I डैश बाई एच लिख सकता हूँ। h वही है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया है। टेम्परेचर जो है उसको 280 से 320 पहुंचा दिया है, 280 से 320 पहुंचा दिया, लेकिन मैग्नेटाइजिंग फोर्स वही है, तो केवल ये चेंज होगा, ये यही है। तो I डैश इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन चाहे m डैश इंटू एच, जो भी वैल्यू आई है पुट कीजिए, h जो वैल्यू आपको गिवन है पुट कीजिए, सोल्व करके बताइए मेरे को कितनी उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी जब उसका टेम्परेचर आप 320 कर दोगे। एक चीज का और ध्यान रखना, जो मैं आपको रेजिस्टेंस के केस में बताया था 2 और बाई का, इसने क्या कहा है, रेजिस्टेंस रेज टू 320 केल्विन, तो हमने सीधा यहाँ पर यूज कर लिया 320। अगर ये कह देता बाई, तो बाई होता तो 280 प्लस 320, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, 600 केल्विन आप यहाँ पे यूज करते, 2 और बाई के केस में कंफ्यूज नहीं होना, पहले बता चुका मैं आपको। ओके, तो ये कीजिए, थैंक यू।